हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 26, पार्ट है हमारा 5। हमारा टॉपिक वही रहेगा, विविध अधिगमकर्ता की समझ। आज जो हमारी हेडिंग रहेगी इसके अंदर वो रहेगी शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक हैं या पिछड़े हुए बालक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। इसमें से आपके क्वेश्चंस जो आते हैं देखना, आपको रीट एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारी हेडिंग है शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक। ओके, तो जिसमें हमारे बहुत सारे तरीके के बालक आएंगे इसके अंदर कि हमने जो शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक हैं उनको हमने बहुत सारी श्रेणियों में विभाजित किया है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि शारीरिक दृष्टि से जो विकलांग बालक होते हैं वो होते कौन हैं, ठीक है। तो इसमें आपका है शारीरिक विकलांग बालक वे होते हैं जिनके शरीर का कोई भी अंग ज्ञानेंद्रिय इतनी असामान्य होती हैं, क्या होती हैं, सामान्य होती हैं, उसके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में या फिर समायोजन करने में कठिनाई होती है। क्लियर कि जो शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक ऐसे बच्चे होते हैं कि उनके जो शरीर का कोई भी पार्ट, कोई भी अंग क्या होता है, असामान्य होता है, ठीक है। उनकी ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं वो असामान्य होती हैं और इस कारण वो क्या है, शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये कौन से बालक कहलाते हैं, शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक। ओके, और क्या होता है इसमें कि ये शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण ही क्या होता है कि ये बच्चे अपनी उम्र के जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके साथ समान रूप से ना तो मनोरंजन में भाग ले पाते हैं, ना सामाजिक में या किसी भी शैक्षिक गतिविधि में या फिर कोई भी व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं तो उसमें पार्टिसिपेट या भाग नहीं ले पाते, ठीक है। अब इनको जो है, जो शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक हैं, इन बालकों को हमने बहुत निम्न श्रेणी में विभाजित किया है, ठीक है। किस में किया है, निम्न श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट आता है आपका दृष्टि दोषों से युक्त। दृष्टि से ही समझ आ रहा होगा कि जिनको आइज से प्रॉब्लम होती है। सेकंड है श्रवण दोषों से युक्त बालक जो होते हैं, तो श्रवण से ही समझ आ रहा होगा कि जो सुनने में प्रॉब्लम होती है जिनको। थर्ड है आपका मांसपेशियाँ या फिर अस्थि दोष से युक्त। और डी होता है आपका वाक दोष से युक्त जो बालक होते हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दृष्टि दोषों से युक्त बालक, ठीक है, जिनको हम विजुअली हैंडीकैप्ड भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले दृष्टि विजुअली हैंडीकैप्ड जो बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इन बच्चों की क्या होती है, पहचान। सबसे पहले तो यही आता है कि जो दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं वो होते कौन है, पहले इनके बारे में थोड़ा समझो, ठीक है, फिर इनकी पहचान करते हैं। तो जिन बालक की दृष्टि में कमी होती है उन्हें क्या कहते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे उनको कहा जाता है, ठीक है। तो इन बालकों की पहचान कैसे की जाती है, कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई ये दृष्टिबाधित जो है ये बच्चा है। तो सबसे पहले हेडिंग आती है हमारी पहचान। क्या आती है, पहचान। इसमें क्या होता है कि जो दृष्टिबाधित जो विजुअली हैंडीकैप्ड जो बच्चा होता है उसका फर्स्ट उसमें जो लक्षण दिखाई देता है, पहचान जो हम कर सकते हैं वो होता है सिर दर्द। कि बच्चा बोलता है स्कूल में मोस्टली क्लास में आके कि मैम मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़, इस तरीके से हो सकता है। सेकंड है आँख से पानी आना, कि उनकी आँखों से क्या होता है, पानी आता रहता है। थर्ड है प्रकाश के प्रति संवेदनशील, कि ये बच्चे क्या होते हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें आपकी, नेक्स्ट हेडिंग आती है समस्या, ठीक है। तो फर्स्ट समस्या है शैक्षिक उपलब्धि में पीछे, कि ये जो बच्चे होते हैं दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं ये शैक्षिक उपलब्धि में, शिक्षा से रिलेटेड क्या है या शिक्षा को प्राप्त करने में क्या रह जाते हैं, उपलब्धि करने में पीछे रह जाते हैं एक तरह से, ठीक है। सेकंड आता है वातावरण समायोजन में कठिनाई। तो
दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनका यही होता है कि वातावरण में वो क्या है, समायोजन उनको करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, कठिनाई वो अनुभव करते हैं। ठीक है। थर्ड आता है स्व केंद्रित वार्ता। तो ये सारी क्या होती हैं, ये सारी इनको समस्याएं होती हैं, किसको, जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं। ठीक है। अब आती है इनकी शिक्षा के बारे में बात, कि इनकी जो शिक्षा होती है वो किस तरीके की होती है, कैसी होनी चाहिए, उनको क्या देना चाहिए शिक्षा के अंतर्गत। तो इस तरीके से आता है। सबसे पहले हम दृष्टिबाधित बालक के बारे में बात करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेल लिपि का हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इनकी जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है, ब्रेल लिपि वाली होती है। अब ब्रेल लिपि होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार किसने किया, इसका जो आविष्कार है वो किया है आपका लुई ब्रेल ने। ठीक है। जो कहाँ के थे, जो फ्रांस के शिक्षाविद थे। ठीक है। और इन्होंने कौन से सन में, लुई ब्रेल ने नेत्रहीन थे, जो लुई ब्रेल हैं इन्होंने क्या किया था कि ब्रेल लिपि का क्या किया था, इन्होंने आविष्कार किया था। कौन से सन में किया था। ठीक है। तो इन्होंने 1821 में इन्होंने ब्रेल लिपि का क्या करा, आविष्कार किया। किसने, लुई ब्रेल ने। ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे। और एक ये नेत्रहीन लेखक थे, फ्रांसीसी लेखक थे। ये भी क्या थे, नेत्रहीन फ्रांस के क्या थे, एक लेखक थे। ठीक है। अब जो ये ब्रेल लिपि होती है, होती क्या है, तो ब्रेल लिपि में क्या होता है, डॉट हो। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेल लिपि में डॉट्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, और वर्ण कितने होते हैं, 64 वर्ण होते हैं। अब ये जो ब्रेल लिपि है ये होती क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें उभरे हुए बिंदु होते हैं। ठीक है। उभरे हुए बिंदु से मिलकर बनी एक क्या होती है, लेखन प्रणाली होती है। ठीक है। जिसको क्या करते हैं, दृष्टिबाधित जो बालक हैं, स्पर्श करके उनको क्या करा जाता है, पढ़ा जाता है। जो ये लिपि होती है इसको अंधे और जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के लिए ही ये क्या है, इसका क्या है, आविष्कार किया गया। और जो ब्रेल लिपि में अक्षरों के साथ साथ क्या होता है, विराम चिन्ह और जो प्रतीक हैं इनका भी इस्तेमाल किया गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ब्रेल लिपि जो है, देखो मैं दिखाती हूँ कैसी होती है। ये देखो, ये रही ब्रेल लिपि में क्या होते हैं, इस तरीके से डॉट होते हैं, जो उभरे हुए बिंदु होते हैं। इसमें जो दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं, अंधे होते हैं या आंशिक रूप से दृष्टिहीन होते हैं, वो इन डॉट को क्या करते हैं, इन डॉट को स्पर्श करके ही वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो पढ़ाई करते हैं। तो इसमें यही है, क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेल लिपि जो है इसका आविष्कार किसने किया, लुई ब्रेल ने किया। ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। कौन से सन में किया था, 1821 में किया था। और आपका डॉट कितने होते हैं, इसमें 6 डॉट होते हैं। वर्ण कितने होते हैं, 64 होते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके लिए किया गया था, तो जो अंधे होते हैं या फिर आंशिक रूप से क्या होते हैं, दृष्टिबाधित बालक होते हैं, उनके लिए। ओके। तो इस सिर्फ 2-3 पॉइंट से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री में क्या है कि इसमें जो ये बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं, इनके लिए कैसी शिक्षण सामग्री यूज़ की जाती है। इसमें ब्रेल रीडर, रेडियो या फिर आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला उपकरण, इन सभी का यूज़ किया जाता है। ओके। तो इसमें हम ब्रेल रीडर, रेडियो, आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले उपकरण, इन सभी सामग्री का हम यूज़ करते हैं दृष्टिबाधित बालकों के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इसमें हमारी हेडिंग शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, कि शिक्षा की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फर्नीचर की व्यवस्था, कि फर्नीचर की व्यवस्था क्या है, बच्चों के लिए होनी चाहिए। दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड आता है उनका स्पर्श करके, कि उनको इस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए कक्षा के अंदर, कि जो टीचर्स हैं उनको इस तरीके से व्यवस्था करनी है स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर, कक्षा के अंदर, कि ताकि बालक किसी भी चीज़ को स्पर्श करके
छू के क्या है उसको समझ सके और सीख सके कोई भी चीज़, या उसको पढ़ सके। जैसे ब्रेल लिपि था तो उसमें क्या था, उभरे हुए उसमें बिंदु होते हैं, उनसे समझा जाता है, पढ़ा जाता है। इसी तरीके से है स्पर्श करके सीखना। तो व्यवस्था ऐसे हो आपकी, तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके पास सारी चीज़ उपस्थित हों ब्रेल लिपि वाली, ठीक है। थर्ड आता है आपको निकट बैठाना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आंशिक रूप से क्या होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, मीन्स उनको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो उन बच्चों के लिए स्कूल में, कक्षा में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उनको आगे बिठाया जाए, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या होता है पीछे से नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनकी जो आइज़ हैं वो वीक होती हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था कैसी करनी चाहिए, आगे बिठाकर करनी चाहिए, ठीक है। 4 आता है पर्याप्त प्रकाश। तो कक्षा के अंदर या जहाँ पे भी तुम दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ा रहे हो, वहाँ क्या है, प्रकाश की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ अंधेरा है, अंधेरे में तो उनको वैसे भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनकी आई साइड वीक है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, पर्याप्त क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो शिक्षा की व्यवस्था इस तरीके की होनी चाहिए। ओके, आगे आता है आपका टाइप्स के, इनके जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो दृष्टि बाधित जो बालक होते हैं वो क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं मोस्टली। एक होते हैं आपके आंशिक दृष्टि से बाधित और एक होते हैं दृष्टिहीन बालक, ठीक है। तो आपके जो आंशिक दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं, उनकी जो देखने की क्षमता होती है वो होती है 20/70 फीट, ठीक है, 20/70 फीट। ओके, और दृष्टि जो क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 20 डिग्री का होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि देखने की क्षमता कितनी होती है, या दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, या आंशिक दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं कौन होते हैं, दृष्टिहीन क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इसमें दृष्टिहीन। दृष्टिहीन में क्या है कि देखने की क्षमता या फिर दृष्टि क्षणिकता कितनी होती है, 20/200 होती है, या फिर उससे कम होती है, ठीक है, दृष्टिहीन जो होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस देख लेना कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो क्लियर हुआ आपको इसके टाइप्स। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी श्रवण बाधित बालक, ठीक है। फर्स्ट तो था हमारा दृष्टि बाधित, और अब हम पढ़ेंगे श्रवण बाधित जो हमारे शारीरिक विकलांग के अंदर हैं। इसमें सेकेंड आता है हमारा श्रवण बाधित बालक, ओके, जिसको हम बोलते हैं हियरिंग हैंडीकैप्ड। तो इसमें सबसे पहले आप नोट करके लिखोगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने लिखा भी हुआ है इम्पोर्टेंट, कि ध्वनि मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल में होती है। क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि जो ध्वनि मापने की इकाई होती है वो किस में होती है, डेसिबल में होती है, ठीक है। तो ये 1 नंबर में आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो श्रवण बाधित जो हियरिंग हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं वो होते कौन हैं। तो ऐसे बच्चे या जो बालक सामान्य आवाज़ को ठीक से नहीं सुन पाते हैं, ऐसे बालक को हम क्या बोलते हैं, श्रवण बाधित बालक उनको कहा जाता है। तो क्लियर हुआ आपको कि हियरिंग हैंडीकैप जो श्रवण बाधित बालक होते कौन है, कि जो सामान्य आवाज़ को ठीक से नहीं सुनते, ठीक है। अब जो ये बच्चे होते हैं इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा जो है इसको सुनाई नहीं देता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है व्यवहार में एकाग्रता की कमी, कि इनका जो व्यवहार होता है उसमें क्या होता है, एकाग्रता की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा, सेकंड पॉइंट में आता है आपका भाषा का पूर्ण विकास ना होना, कि ये जो बच्चे होते हैं श्रवण बाधित जो बालक होते हैं इनकी भाषा का जो है वो पूर्ण विकास नहीं होता। थर्ड पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट में आता है बहुत धीरे व तेज़ बोलना, कि जो श्रवण बाधित जो बालक होते हैं ये बहुत धीरे और बहुत तेज़ बोलने वाले बालक होते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट आता है आपका, 4 पॉइंट में आता है शाब्दिक निर्देशन सुनने में कठिनाई, कि जो भी शाब्दिक निर्देशन होते हैं, कोई भी कुछ बोलता है अगर निर्देश देता है तो उसको सुनने में इनको क्या होती है, कठिनाई होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी व्यक्ति या बच्चे में हैं
तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये श्रवण बाधित बालक है या फिर व्यक्ति है। ओके, अब इनको जो समस्या क्या क्या आती हैं, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। तो इनका समस्या में आता है आपका, तो समस्या में इसका क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है बौद्धिक क्षमता में कमी। कि ये जो बच्चे होते हैं इनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है उसमें क्या होती है, उसमें कमी देखने को मिलती है। बौद्धिक क्षमता में कमी, तो इसका मतलब यही है, बौद्धिक क्षमता से तात्पर्य यहाँ पे यही होता है कि बौद्धिक मतलब बुद्धि तर्क नहीं कर पाता बच्चा जो होता है, वो योजना नहीं बना सकता कोई भी, या फिर कोई भी समस्या है उसका वो हल नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, या कोई भी जटिल विचार है उसको समझ नहीं पाता, तो ये सारी की सारी आपकी बौद्धिक क्षमता के अंदर आती है। तो इन बच्चों में क्या होता है, बौद्धिक क्षमता की क्या होती है, इनमें कमी होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें आपका भाषा विकास में समस्या, कि जो इनका भाषा का विकास है वो भी इनकी एक समस्या होती है। क्यों? क्योंकि इनका भाषा का विकास नहीं हो पाता, तो ये भी क्या है, एक तरह से समस्या होती है इनकी। थर्ड पॉइंट आता है सामाजिक समायोजन में समस्या। तो सामाजिक समायोजन में समस्या का मतलब यहाँ यही होता है कि ऐसे बालक जो हैं वो समाज के साथ क्या है, तालमेल नहीं बिठा पाते। ठीक है, जब कोई व्यक्ति तनाव या ज़रूरत से निपटने में असमर्थ हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, समायोजन विकार होने पर एक व्यक्ति में क्या, बच्चे में क्या होती है, निराशा या चिंता या फिर ध्यान केंद्रित करने में क्या होती है, दिक्कतें होती हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे क्या हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है कि सामाजिक समायोजन नहीं कर पाते। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्लियर हुए। बौद्धिक क्षमता में कमी होती है, भाषा विकास की समस्या आती है, और थर्ड सामाजिक समायोजन समस्या। ओके, आगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है शिक्षा, कि इनकी जो शिक्षा है वो कैसी होती है शिक्षा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में आता है हमारा विशेष प्रशिक्षित अध्यापक, कि जो ये बच्चे होते हैं आपके, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, इनके लिए जो टीचर है वो कैसा होना चाहिए, विशेष प्रशिक्षित जो अध्यापक है उनकी ज़रूरत होती है, वही इनको क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आता है हमारा उचित शिक्षण तकनीक। मीन्स हमें इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए या इनको शिक्षित करने के लिए उचित शिक्षण तकनीकी का यूज़ करना पड़ता है, जैसे मॉडल, तेज़ आवाज़, चित्र या फिर आकृति। जैसे इनको कम सुनाई देता है तो तेज़ आवाज़ में बोलें, मॉडल इनको दिखाएं, चित्र दिखाएं, आकृति बना के इनको समझाएं, ठीक है, तो ये सारी आती हैं इसमें उचित शिक्षण तकनीक के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट है इसमें विशेष संप्रेषण तकनीक। इसमें क्या होता है कि शारीरिक गतिविधियाँ, संकेत भाषा का प्रयोग, ओष्ठ पतन विधि, इन सब का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अध्यापक। ओष्ठ पठन मतलब लिपसिंग से पढ़ाना, संकेत के माध्यम से पढ़ाना, शारीरिक गतिविधियाँ, ये सब शामिल होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको शिक्षा दी जाती है, इस तरीके से इनकी शिक्षा होती है। अब नोट करके लिखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपकी जो लाइन है। इसमें क्या है, प्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना इंग्लैंड के थॉमस ब्रैडवुड ने 1767 में श्रवण बाधित बालकों के लिए की। ठीक है, कि प्रथम शिक्षण संस्थान की जो स्थापना है वो इंग्लैंड में किसने की थी, ब्रैडवुड ने करी थी, 1767 में की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना जो है वो किसने की, ब्रैडवुड ने की। कब की? 1767 में की। कहाँ की? इंग्लैंड में की। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आगे आता है कि जो श्रवण बाधित जो बालक होते हैं उनका वर्गीकरण।
ओके, तो इसमें क्या है आपका, फर्स्ट में आता है कि श्रवण बाधित जो बालक हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं ये जो बालक होते हैं, जिसमें फर्स्ट है कम बाधित बच्चे। तो इनका जो डेसिमल का जो स्तर होता है वो होता है इनका 35 से 54 डेसिमल। ठीक है। सेकंड आता है आपका मंद बाधित बालक। इनका जो डेसिमल स्तर होता है वो होता है 55 से 69 डेसिमल। उसके बाद आता है आपका थर्ड, ये होते हैं आपके गंभीर बाधित बालक। इनका जो डेसिमल स्तर होता है वो होता है 70 से 89। नेक्स्ट है आपका पूर्ण गहन बाधित बालक, जिसमें क्या होता है डेसिमल स्तर कितना होता है 90 से लेके 100 डेसिमल तक होता है। तो क्लियर हुआ आपको ये सब कि इनके जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स होते हैं। तो 4 टाइप्स होते हैं, कम बाधित, मंद बाधित, गंभीर बाधित और पूर्ण और गहन बाधित बालक। ओके, तो इसमें तो यही है। आगे नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी इसमें वाक दोष। ठीक है, क्या आती है, वाक दोष, जिसमें आप नोट करके लिखोगे पहले, तेज या धीमा बोलने वाला वाक दोष नहीं होता। कि अगर कोई भी बच्चा या बालक तेज बोल रहा है बहुत या धीमा बोल रहा है तो वो वाक दोष के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो वाक दोष के अंदर आपका ये आता है कि जिन बालकों को वाणी में दोष होता है, मतलब कि उन्हें वाणी दोष बच्चे कहा जाता है। वाणी दोष होने पर क्या होता है मोस्टली कि जो बच्चे को दूसरे से बात करने में क्या होती है, दिक्कत होती है, या वाणी दोष के कारण क्या होता है कि बच्चे की बोली को समझना क्या हो जाता है, एक तरह से मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो होते हैं वाणी दोष या फिर वाक दोष बोलते हैं उनको। तेज़ बोल रहा है, धीमे बोल रहा है, ये वाक दोष के अंदर नहीं आ रहा। वाक दोष वो है कि किसी और से बात करने में दिक्कत हो रही है या कि बच्चे की बोली को समझने में क्या हो रहा है, उसको मुश्किल पड़ रहा है, कि कोई बच्चा बोल रहा है उसको समझने में क्या है, मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आता है बोलने में कठिनाई, कि ये जो बच्चे होते हैं इनको किस में कठिनाई होती है, इनको बोलने में कठिनाई होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है आपका बोलने में लय क्रम क्या है, इसमें टूटता है, लय क्रम इनका टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें अमरूद को अरमूद बोलना। आपको बहुत से आपने बच्चे देखे होंगे अमरूद को क्या बोलते हैं, अरमूद बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाक दोष बोलेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं वाक दोष। और ये जो बच्चे होते हैं आपके वाक दोष वाले, इनका जीभ का जो आकार है वो सामान्य से छोटा होता है या फिर बहुत बड़ा होता है, और ये हकलाकर बोलते हैं या फिर तुतलाना जो होता है, ये सभी दिक्कतें इनमें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर समस्याएं। तो समस्याएं में आपका जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बोलने में संकोच। कि ये जो बच्चे होते हैं, ये वाक दोष वाले जो बच्चे होते हैं, ये बोलने में क्या करते हैं, संकोच करते हैं बहुत ज़्यादा। सेकंड पॉइंट आता है उच्चारण दोष। उच्चारण का मतलब यही है कि इनको उच्चारण का क्या होता है, इनका बोलने में क्या होता है, इनका दोष होता है। थर्ड आता है वाणी प्रवाह। इनका जो वाणी प्रवाह है उससे भी हमें समझ आ जाता है कि हाँ भाई ये बंदा जो है, जो बच्चा है, इसके वाक में प्रॉब्लम है, वाक दोष है। विचार अभिव्यक्ति भी इनकी इस तरीके से होती है कि पता लग जाता है कि बच्चे में वाक दोष है। विचार, कोई भी विचार की अभिव्यक्ति ये सही से नहीं कर पाते, इनको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। अब आती है इनकी शिक्षा। इनकी शिक्षा में आता है हमारा वाक अभ्यास। की जो ये बच्चे होते हैं वाक दोष वाले जो बच्चे होते हैं, इनको वाणी का क्या कराना चाहिए, अभ्यास कराते रहना चाहिए, ताकि इनका जो वाक दोष है वो दूर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पर्यावरण अभिप्रेरण। तो पर्याप्त अभिप्रेरण, इनके लिए क्या है, शिक्षा इस तरीके से होनी चाहिए जो पर्याप्त अभिप्रेरण हो।
थर्ड, घबराहट से बचाव, कि ये बच्चा तब वाक दोष का मतलब है बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो इस और तब वो बोलता है तो उसको क्या होती है, घबराहट होती है। तो तब उसको पढ़ाया जाए या वो तब उससे कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो वो उसको घबराहट से बचाव करना चाहिए, कि अगर वो घबरा रहा है तो उसको वहाँ प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको तसल्ली देनी चाहिए कि पढ़ो, आप बिल्कुल सही पढ़ोगे अगर इसी तरीके से अभ्यास करते रहे। तो उसको समझाना है, घबराहट से क्या करना है, बचाव करना है, इस तरीके से शिक्षा देनी है उसको। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके टाइप्स, कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो इसके टाइप्स जो हैं 6 होते हैं, 6 प्रकार का होता है जो वाक दोष होता है। फर्स्ट आता है आवाज़ की समस्या होती है। सेकंड आता है अंग्य वाणी दोष होता है। थर्ड होता है देर से बोलने का विकास, कि ये बच्चे जो हैं वो थोड़ा देर से बोलते हैं। 4 होता है उच्चारणात्मक दोष, कि उच्चारण करने में क्या होता है, दोष होता है। 5 होता है हकलाना, ये हकला कर बोलते हैं। और 6 होता है कम सुनने वाले के साथ वाणी की समस्या होती है, कि जो कम सुनने वाले हैं उनके साथ क्या होती है, वाणी की प्रॉब्लम होती है। एक सामने वाला बंदा तो सुन ही नहीं पा रहा है और ये बोल नहीं पा रहा है, तो समस्या तो क्रिएट होनी है। तो ऐसे होता है इनमें। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको ये, आपको क्लियर हुआ वाक दोष। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है 4, अस्थि बाधित बालक। ठीक है, कि जो अस्थि बाधित बालक होते हैं, तो जो अस्थि बाधित बालक होते हैं उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा अस्थि क्षतिग्रस्त, कि जो इनकी अस्थियां होती हैं वो कैसी होती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं। सेकंड होता है अस्थि में दोष, जो इनकी अस्थियां होती हैं उनमें क्या होता है, दोष होता है। तो ये है इनकी पहचान। आगे आता है इनकी शिक्षा, कि इनकी जो शिक्षा होती है वो किस तरीके से होती है। फर्स्ट पॉइंट में आता है विशेष विद्यालय का निर्माण। इन बच्चों के लिए क्या होता है, जो अस्थि रूप से बाधित बालक जो होते हैं, इनके लिए विशेष विद्यालयों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। सेकंड पॉइंट में आता है उपचार सुविधा प्रदान। इनको क्या है, स्कूल में व्यवस्था इस तरीके से कराई जाती है विद्यालय में कि वहाँ उपचार की भी सुविधा प्रदान हो। थर्ड पॉइंट में आता है प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य, कि प्रशिक्षित जो अध्यापक होता है उनके द्वारा ही शिक्षण कार्य इसमें कराया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आर्थिक सहायता द्वारा, कि इन बच्चों को क्या होता है, आर्थिक सहायता भी इनको दी जाती है। आर्थिक सहायता द्वारा भी इनकी शिक्षा जो है ऐसी होती है कि जो आर्थिक सहायता के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट होता है सहायक सामग्री प्रदान करना। इनको शिक्षा इस तरीके से दी जाती है, सहायक सामग्री जो है प्रदान की जाती है ताकि बच्चा थोड़ा समझ सके और सीख सके। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें आता है आपका टाइप्स, इसके प्रकार। इसके 8 प्रकार होते हैं। फर्स्ट में आपका आता है मांसपेशियाँ असमर्था। तो इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में क्या होता है, जैसे पाचन को मांसपेशियाँ जो हैं इसमें, तो वो क्या होती हैं, असमर्थ होती हैं इसमें। सेकंड में आता है विकृत नितंब, कि इसमें जो नितंब होता है वो कैसा होता है, विकृत। पाक पिरा, इसमें क्या होते हैं, क्लब फुट होते हैं। तो ठीक है, क्लब फुट जो हैं, ये जो बालक होते हैं इनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लब फुट वाले होते हैं इनके। ठीक है। फोर्थ आता है लूले लंगड़े, ये जो बच्चे होते हैं कैसे होते हैं, लूले लंगड़े होते हैं। 5 में क्या आता है, एक या अधिक अंक का लकवा। इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है उसके एक या फिर किसी एक से अधिक अंक में क्या होता है, लकवा मारा हुआ होता है। मेरुदंड का वक्र होना, कि जो मेरुदंड है वो वक्राकार में होती है। 7 है मस्तिष्क पक्षाघात, तो क्या ये भी क्या होता है, ये भी आता है आपका इसी के अंदर, अस्थि बाधित बालक के अंदर। और 8 टाइप्स आता है मेरुदंडीय दिशामुखी बालक। ठीक है, तो ये क्या है, इसके टाइप्स हैं, इनके प्रकार होते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, बस आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई ये इसके प्रकार हैं।
ठीक है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दे दिया और चौथा ऑप्शन आपको दूसरा दे दिया, पूछ लिया कि अस्थिबाधित बालकों का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि फूड क्लब, लूड़े लंगड़े या फिर एक से अधिक अंक में लकवा, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन कहीं से कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका ये फिनिश होता है अस्थिबाधित बालक। तो हमने आपको ये शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, वाक दोष और अस्थि बाधित। ठीक है, 4 क्लियर करा दिए हैं। अब आपकी इसमें लास्ट हेडिंग आती है जो इम्पोर्टेंट है, समस्यात्मक रूप से बाधित बालक, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ आपकी जो एक क्लास है ख़त्म होती है। इसमें बस एक टॉपिक रह जाता है हमारा, इसी के अंदर एक हेडिंग रह जाती है समस्यात्मक दृष्टि वाले जो बालक होते हैं उनके बारे में, कि उनकी पहचान, उनके टाइप्स, वो होते कौन हैं। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसी उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।